अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। कुछ लो और कुछ दो मज़ाकरात और एहतजाज के दरमियान फंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से तेज़ी के साथ मुख्तलिफ सिग्नल्स आने का सिलसिला जारी है और चंद रोज़ कबल ही गिव एंड टेक से मुतल्लिक अलीमा खान के बयान की आज न सिर्फ इमरान खान की तरफ से वजाहत आ गई है बल्कि पार्टी के लिए अहम हिदायत भी जारी हो गई हैं। एक जानिब आज जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले सेनेटर अली जफर ने यह वाजे कर दिया है कि इमरान खान के बकौल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। इमरान खान ने पीटीआई लीडरशिप को तहरीक चलाने के लिए तैयार होने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और सेनेटर अली जफर के बकौल इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि अगर कोई इस तहरीक के दौरान सामने ना आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जबकि विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात करने वाली अलीमा खान ने यह इंकिशाफ किया है कि इमरान खान को 2 साल कबल ये कहा गया था कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं और मौजूदा हुकूमत को चलने दें। इसके साथ साथ इमरान खान से 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया था। ताहम अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने उस गिव एंड टेक को ये कहकर रद्द कर दिया था कि वो 3 साल तो क्या 3 मिनट के लिए भी किसी के आगे झुक नहीं सकते और 9 मई पर इमरान खान से उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उस दिन तशद्दुद किया था। बयानात और हिदायत के इस शोर शराबे में ये खबर भी सामने आ रही है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाले इनडायरेक्ट मुस्बत सिग्नल्स के बावजूद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है और एहतजाज का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया गया है, जिसकी तरफ आज मुलाकातें करने वाले पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने इशारा कर दिया है। यही क्या अब एक और बड़ी एहतजाजी तहरीक की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और इमरान खान की ताज़ा तरीन हिदायत क्या बता रही हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो इस चीज़ की तस्दीक आपसे भी हम लेना चाहेंगे कि क्या अब वाकई इमरान खान और पीटीआई मज़ाकरात के बजाय भरपूर एहतजाज का ही फैसला कर बैठे हैं या इसमें अभी भी कोई इफ्स एंड बट्स या कोई मुशावरत का अमल मौजूद है इसके फैसले तक पहुँचने में? नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है एज फार एज प्रोटेस्ट और एहतजाज इज कंसर्न। 3 हफ्ते पहले ही केपी के प्रेसिडेंट जुनैद अकबर को तहरीक पे और तंजीम पे तवज्जो देने का मैसेज दे दिया गया था। आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर। और बाकी सदूर को भी, बाकी जो हेड्स थे, मगर क्योंकि केपी इज आर ओनली गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो खान साहब ने नाम लेके और वो मैसेज भी थ्रू उनकी सिस्टर्स इल्मा खान साहबा के ही बाहर आया था बिकॉज शी वाज द ओनली वन जो वो जाके मिली थी। अच्छा, अब दोबारा ये जो अब लास्ट मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, उसमें भी कह दिया कि बिल्कुल आप मुल्की एहतजाज की तैयारी करें और मैं जल्द जो है वो कॉल दे दूंगा। ये बात भी होगी। अब इसके साथ आपने ये पूछा कि जी क्या वो जो एहतजाज के अलावा आपने पूछा कि जी वो फाइनल है हुकूमत ये से फैसला? मुज़ाकरात की बात। जी, वो मैं चाहूँगी कि क्या ये जो आप लोगों के एहतजाज का फैसला है ये सिर्फ उसी सूरत टलेगा अगर इस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त मज़ाकरात के लिए आपने आएगी जी टेबल पे? मुज़ाकरात की बात की। खान साहब ने बिल्कुल मना फरमा दिया था कि कोई भी सियासी जो है वो जो हमारा ओरिजिनल, आपको याद होगा नैरेटिव, कि हम चोरों के साथ, डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, उस पे हमने ये 26 के कत्ताल के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया था कि बहुत सारा कत्ल हुआ है, नफ़रत फैली है। ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए ठीक नहीं होगा अगर सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टेट जो है उनकी और इदारों की नफ़रत फैल जाए। तो खान साहब ने कहा था कि 26 के कत्ल के मई के हवाले से जाली केसेस जो है पॉलिटिकल वर्कर्स पे और असीरान जो है नाहक, उनके हवाले से आप एक कमेटी में नेगोशिएशंस कमेटी बनी, पहली, ठीक है। दूसरी, तीसरी नशिस्त हुई। उसमें आपको पता है जुडिशल कमीशन ना बना, हम उससे बाहर आ गए, तो ये कोई नहीं कह सकता हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने विलफुली अपनी हिपोक्रेसी से उसको डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने हमें ड्रैग करने की कोशिश की, वो कहानी वहाँ ख़त्म हुई। अब जब ये ऐसी गुफ्तगू हुई तो खान साहब ने कहा कि देखें, ये पॉलिटिकल, ख़ुसूसन ये जो पॉलिटिकल हैं, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी टाइप लोग, ये हमारी किसी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होंगे। एस्टैब्लिशमेंट को उनकी मजबूरी या उनको एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी होगी, हमें नून लीग या पीपल्स पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। तो अच्छा। ये जो एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो खान साहब ने कहा था कि मैं बात कर लेता हूँ मुल्क के लिए। ठीक है। आपने गिव एंड टेक वाली अपने इंट्रो में बात की है, वो आपने बता दिया, को एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं भी आपको इस पर थोड़ा सा, अगर आप मुझे जी इजाजत दें तो मैं जी बता जी। देता हूँ। देखें खान क्या मानता है। खान कहता है गिव एंड टेक नेगोशिएशन इज, दिस इज व्हाट हाउ अलीमा खान साहब सेड कि व्हाट इज नेगोशिएशंस, ये गिव एंड टेक का नाम है। हमें तो पता है हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। खान टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, कानून और आइन की बालादस्ती। खान ओपन कहता है खान को ये चाहिए।
अब वो नेगोशिएशन कमेटी के अंदर भी खान की जात का निकलने का एजेंडा नहीं था, ठीक है जी। अभी भी वो यही चीजें मांगता है। वो कहते हैं हमें तो पता है कि हम क्या मांगते हैं, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, what do you want, what would it take to bring Khan out of Adiala, that's it। जिसको बंदे 2 दिनों से उस बयान को तोड़ मोड़ के ये है फलान है फलान है, ठीक है। उसने तो कहा कि खान ने कहा कि मैं जिंदगी सारी अंदर रहने को तैयार हूं, बट मैं सबमिट नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन सो ये शेख साहब, एहतजाज होगा। ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहेगी तो उनसे खान बात भी कर लेगा, दिस इज हाउ ही सेड इट, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन बट शेख साहब, हम ये अब उस किसी इंतजार में बैठे उठेंगे नहीं जब ठीक खान है, साहब अपने सेक्रेटरी जनरल जो मदर पार्टी है उनके जिम्मे लगाएंगे, और जो हमारे फील्ड के लोग हैं जिनके जिम्मे ऑलरेडी 3 हफ्ते से काम लग चुका है उनकी तैयारी मुकम्मल है। जब खान हुक्म देगा सेक्रेटरी जनरल सूबाई सदूर को कहेंगे, देन बी रेडी। अच्छा, तो बट अब इस दफा मुल्कीर अब अपने अपने सूबों के अंदर उसको चीज को करेंगे, ठीक है, एक शहर नहीं आइडेंटिफाई होगा, ऑल ओवर द प्लेस साइमल्टेनियसली होगा जी हाँ, एहतजाज। जी अच्छा, हाँ, अब ये जी बताइए कि इस्लामाबाद का फिर नहीं होगा कि भाई इस्लामाबाद में पहुंचना है? देखिए इस वक्त तक इस्लामाबाद की कोई कॉल नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जब आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है और खान साहब भी जब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, लेकिन करूंगा मैं बराह रास्त और खुद करूंगा, तो एस्टेब्लिशमेंट अब क्यों चाहेगी? अब तो खासी जंग के बाद तो बिल्कुल ही कैफियत तब्दील हो गई। एक शख्स जेल में बैठा है तो वो कहेंगे बैठा रहे, हमारा सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा है। जो पहले पाकिस्तान के हवाले से बातें होती थी कि आइसोलेट हो गया या जो भी हो गया, वो आइसोलेशन भी ख़त्म हो गई, सारे ममालिक भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, वज़ीर आज़म साहब दौरों पर जा रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए मामला बड़ा स्मूथली चल रहा है। मतलब वो नहीं, उनको ऐसे नहीं होता। देखिए खान ये कहता है कि, और बड़ा खान साहब ने वाजे कह दिया कि मोदी की जो नफरत है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जो हम समझते हैं कि जो इंडियन मीडिया और इंडिया की अवाम और अपोजिशन मोदी के साथ कर रही है इस बदतरीन तारीखी शिकस्त के बाद, तो वो कोई एडवेंचर कर सकता है। और 2 दिन पहले की उसकी स्पीच सुनने गलत आदमी ने पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहा, उस घटिया मोदी ने, कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। आपने सुनी वो तकरीर? जी, ठीक जी, है। अब इसके ऊपर मुझे नहीं पता वजीर आजम को कोई कोई हिलजुल हुई है कि नहीं, कि उन्होंने आगे मोदी को, मतलब है कि दुश्मन मुल्क का वजीर आजम जो है वो हमारे नौजवानों को डायरेक्ट कह रहा है कि कानून में गोली मारागा, या रोटी खाओ या गोली खाओ। खान जो कह रहा था वो ठीक हुआ ना, उसकी नफरत आपने देख ली, उसने क्या बकवास की है मोदी ने। यही खान कह रहा है पिछले 8-10 दिनों से। तो ऐसी सूरत में अगर वो कोई दोबारा एडवेंचर करता है तो वो कहते हैं कि हमने, अल्लाह ने हैसियत कौम हमें बड़ी एक कामयाबी दी है कि अपने से दुगने तिगने बड़े दुश्मन को हमने गिरा दिया। अल्लाह ने इस मुल्क के पे मेहरबानी की जी, है, इज्जत दी, मोराल बढ़ा बिल्कुल, है, सब कुछ ठीक है। मगर हकीकी यकजहती तभी आएगी ठीक है, जब विद इन कंट्री आप फसाइयत बंद करेंगे, लड़ाई बंद करेंगे। ये अलकादिर केस के हवाले के तमाशे के पूरी पार्लियामेंट को, अपोजिशन को चल के आना पड़े अपनी तारीख लगवाने के लिए हाई कोर्ट के सामने 2 दफा, अब देख रही है ना। जी। और तो इस वैसे तो किस्म की अच्छा, अच्छा, वैसे तो 5 जून की डेट आ गई है, वैसे तो वादा करने के बाद जज आगे साहब ने वादा, जी, मैंने देखी होपफुली जज साहब जो है वो बीमार नहीं होंगे या कोई ऐसी छुट्टी नहीं होगी। होपफुली हर चीज ठीक ईद चलेगी। की छुट्टी ना हो जाए बस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन हज की छुट्टी हो जाएगी। खैर, हाँ, बहरहाल जी, वैसे तो नादा बस चले थे, ईद भी खिंच के पीछे ले आन ताकि तारीख आगे पीछे हो जाए। हमारे बस जाए नहीं ना। हाँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग है कि शायद एक आधी छुट्टी उस दिन हो जाएगी और वो कहानी फिर लटक जाएगी। लेकिन बहरहाल नहीं, आपने एक लफ्ज, फिर क्या रह जाता है जी फिर? अच्छा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चोरों और डाकुओं के साथ हम नहीं बात करेंगे, ये बड़ा फाइनल है। तो इसी किस्म की ज़बान मौलाना साहब के बारे में भी इस्तेमाल होती थी, फिर उनके साथ आप लोगों ने बैठने का फैसला किया, और अब उन्हीं के हवाले से अलायंस का तो हमने फैसला बहरहाल जब हुआ भी नहीं हुआ। किसी के साथ हमने सलमान जब साहब भी ने, शिफा जी, जी, सॉरी सॉरी जी, सॉरी, प्लीज सलमान आप कर अकरम, लें। जी, जी, सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी और वो बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम में हिस्सा डाला वो कौमी मुजरिम हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। उसी शख्स के साथ अलायंस भी बनानी है और उसी को कौमी मुजरिम भी कह रहे हैं, तो वो केने क्यों क्या अलायंस बनानी है? गल मुक गई। और केने क्या अलायंस बनानी है? खत्म गल हो गई मुक वो गई। अलायंस की, बिल्कुल मौलाना कहानी खत्म। हद हो गया। मौलाना साहब ने कह दिया था कि जी मैं कोई किसी फॉर्मल अलाउंस का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम नहीं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन में भी जो मैंडेट चोरी होने के बाद भी हम सबसे बड़ी पार्टी है। 6 महीने उन्होंने असद कैसर साहब को अपने पीछे फिरा फिरा के जो है ना वो जी, किया। 26वीं तरमीम में भी आते जाते रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी शूरा से मशवरा करने के बाद कह दिया कि भाई मैं किसी फॉर्मल अलाउंस का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो अब आपका क्या ख्याल है? हम पीछे ही पीछे दौड़ते रहेंगे? नहीं, मेहरबानी करो तो मेहरबानी करो, मेहरबानी, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। हम अगर किसी के पीछे गए हैं अपने स्टांस से, अगर हमने कोई छोटा मोटा स्ट्रे भी किया है तो सिर्फ मुल्क के मफाद के लिए, ठीक कौम है, के मफाद के लिए।
क्या हमने क्या मौलाना साहब को जाके कहा सरनाल टूरो ते इमरान खान ने छुड़ावांगे थोड़े बलबूते थे? अच्छा, ठीक खान है। साहब ने तो तो कहा फिर कि मेरी अब जात की बात ही ना करें। हाँ, सही है। अच्छा, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब इमरान खान साहब जो एहतजाजी तहरीक को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आए और मुज़ाकरात के लिए राजी हो? मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट मेज़ पर आ जाए, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो प्रेशर टैक्टिक नहीं है। जब सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जब अपोजिशन को नेशनल असम्बली, चारों प्रोविंशियल असम्बलीज में हमारे मेंबरान को उठ के सिर्फ एक तारीख लेने के लिए अदालत के सामने एहतजाज करना पड़े, एक दफा भी नहीं 2 दफा करना पड़े, सामने डिप्लोमेटिक इनकलेव वो देख रहे हैं कि इस मुल्क की पार्लियामेंट की क्या बेतौकीरी की जा रही है, किस तरह मेंबरान बैठे हैं तारीख लेने के लिए। फैसला तो पता नहीं की आएगा तो किमें आएगा, तो वो की करेंगे, वो भी उस पर भी बात करेंगे किसी दिन। सिर्फ तारीख में सुन लो हम्म। हमारी बात, हम्म। हमें इंसाफ चाहिए। सुन, उसके लिए जब आप जाते हैं तो आप देख सकती हैं कि कितनी घुटन है, कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा है, और ये हम क्या कोई अनड्यू चीज मांग रहे ठीक हैं? है। पार्लियामेंट के अंदर वो आपको याद है जब एमएनएज उठाए गए थे, जिनमें मैं भी हिस्सा था, उसके ऊपर कमेटी बनी, उस कमेटी में आज तक ये एजेंडा नहीं आया कि एमएनएज के साथ क्या हुआ, किसने किया। जो लोगों के साथ हो रहा है, जो कोट लखपत के अंदर हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ जुल्म वहां पे हो रहा है, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट के जो लोग जेलों के अंदर है उनके साथ, इस सब के बाद अ, अदालतें, पार्लियामेंट, ऑन द स्ट्रीट, ये जब आप बिल्कुल स्पेस बंद कर देंगे तो फिर लोग निकलणगे ना बाहर, फिर बंदे की करेंगे दसो? हम्म। हम्म। सही है। कोई लेकिन उसके रास्ता ही लिए नहीं है कोई और। उसके लिए लेकिन जो 26 नवंबर को हमने देखा, उससे रिकवर कर गई है पार्टी तंजीमी तौर पर, या ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, उधर लाहौर में आलिया हमजा के खिलाफ एक महाज क्लेम करता किया जा रहा है कि खुला हुआ है। हालांकि मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है कि उनके साथ उनको पार्टी में मुश्किलात का सामना है या नहीं है। लेकिन जो एक कमेटी बनी जिसमें 4 लोगों का नाम था, देखिए, जो ये उसमें हमारी पार्टी है ना, ये मेरी हमारी शिवा, हमारी जो पार्टी है ना, इसमें एक शख्स को या किसी एक को मुश्किलात का सामना नहीं है। हर एमपीए को मुश्किलात का सामना है, हर एमपीए के ऊपर पर्चे हैं और एक से बढ़ के हैं। नहीं, अंदर की ठीक बात है कर जी। रही हूँ मैं। हाँ, अंदर क्या हुआ? अंदर अपनी पार्टी की तरफ से चैलेंज का सामना, मैं ये बात कर रही हूँ कि उनका नाम नहीं था नहीं उस नहीं लिस्ट में। नहीं। तो आज फैसल चौधरी साहब ने ये क्लेम किया अपनी ट्वीट में कि मैंने खान साहब को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो फैसल खान साहब ने कहा कि उनको कमेटी का सरबराह बना दें। तो अब कमेटी का नहीं, सरबराह है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। और देखिए, वो जिन लोगों को खान साहब जिनसे अपनी फाइलें भी वापस ले चुके हैं, सारे मामलात कर चुके हैं, हर आदमी का दिल होता है वो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन बन जाए। मैं क्या कह सकता हूँ? बात इखार का स्पोक्स पर्सन ही करने के लिए ना मरे जा रहे होते हैं सारे, और आके अपनी अपनी मर्जी की अपने अपने एजेंडे प्रमोट करते हैं। हमारे पास एक मैकेनिज्म है, और आप इसको अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए जानती हैं क्योंकि हम ये चीज मीडिया के साथ 10 दफा आगे शेयर कर चुके हैं हम्म। कि जब तक कोई चीज रिटर्न नहीं आ जाती, उस फॉर्म में खान के नहीं आ जाती, और खान के मुतलका नोटिफाइड से, और मतलब जिन बंदे को खान ने जिम्मेदारी दी हुई है वो नहीं देते, हम किसी का रिटर्न मैसेज भी नहीं लेते हैं। ठीक है। हमारे पास रिटर्न मैसेज है। रिटर्न मैसेज के मुताबिक एक कमेटी खान साहब ने पिछले से पिछले ट्यूसडे पे बनाई थी, जो खान साहब ने खुद बनाई थी। खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि उसमें जिन 4 लोगों के नाम हैं, वो नाम भी इमरान खान साहब ने खुद चूज किए थे। अच्छा। इट वाज नॉट रिकमेंडेड बाय एनीबॉडी। तो आज फिर कुछ लोगों ने कहा कि जी वो उसमें कुछ लोगों ने उसको कहा कि वो खत्म होना चाहिए जी, कि उससे शायद कोई चीज जो है वो कोई ऐसे इश्यूज हैं। तो खान साहब ने इनकार कर दिया कि कोई कमेटी खत्म नहीं होगी। फिर लोगों ने कहा अच्छा जी, आप खत्म नहीं कर सकते तो इनको भी उसके अंदर डाल दें। खान साहब ने कहा बिल्कुल आप इनको भी डाल दें, बल्कि ठीक है। सिर्फ इनको ना डालें, हमारी आलिया बहन को ना डालें, बल्कि इनके साथ पंजाब के जो चारों रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी डाल दें। अच्छा, ठीक है। वहां फिर किसी शख्स ने, किसी एक वकील ने जो है कहा जी कि वो फिर इसको कन्वीन कौन करेगा, तो क्या ये कर सकती हैं? तो उस पे भी खान ने बड़ा वाज़े हुक्म दे दिया, जो हमारे पास रिटन आ गया है। वो ये है कि जब सेक्रेटरी जनरल ऑफ पार्टी जो पूरे पाकिस्तान का है वो बीच में बैठा है, जब एक मोस्ट सीनियर आदमी जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान का हमारी पार्टी की तरफ से वो पीछे बैठा तो है, फिर वही जब कन्वीन इतने करेंगे, सीनियर जाहिर है। लोग बैठे हैं, तो फिर वो सीनियर लोग ही कन्वीन करते हैं ना। अब ठीक है। पार्टी की पूरे पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी पार्टी का मैंबर होवे तो पंजाब के किसी बंदे ने तो नहीं ओनू करना ना, सूबाई तंजीम जो तो किसी ने नहीं करना उन शेयर, तो कॉमन सेंस है। ठीक तो है। वो कई दफा लोग जाति एजेंडे प्रमोट करते हुए सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन इतना आगे चले जाते हैं कि कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो अच्छा। हमारे पास रिटर्न आ गया है। तो हमारी बहन जो है, शी इज द चीफ ऑर्गेनाइजर, और शी इज पार्ट ऑफ द कमेटी। हम्म। और कोई ऐसे मसाइल नहीं है। देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट और ऐसे बंदे जिनको जो छोड़ के दौड़ गए थे और अब बेचारे वापस आने के मौकों के मुतलाशी हैं, वो मिल के कोई ऐसे ड्रामे हर रोज
चौथे दिन करते हैं, जिसे एक फिजा बनाने की कोशिश करते हैं, रौला है। ठीक है, 80 क्योंकि सारे सही है। मुसीबतें चाह, इसके बावजूद तहरीक चला रहे हैं, और वहाँ पे छोटे-मोटे अगर खड़के-दड़के हो जाए तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फाइनली ये बताइए कि खान साहब का जो ये बयान है कि विकेट की दोनों तरफ खेलने वालों की गुंजाइश नहीं है, मेरी नाराज़गी उनको मोल लेनी पड़ेगी अगर वो ये काम करेंगे, और उनकी कोई बिल्कुल, गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या वो अपनी बिल्कुल पार्टी को ठीक। ये भी कह रहे हैं कि आप लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और पार्टी से फारिग करें? देखें, अगर खान साहब ये जिसका नाम देंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएँगे और वो फारिग हो जाएँगे। वो तो अंदर बैठे हैं ना, उनको बिल्कुल। कैसे पता कि बाहर कौन दोनों तरफ खेल रहा है? वो नहीं, रिपोर्ट तो खान साहब आपकी ने तरफ से साथ ये जानी भी चाहिए। कहा कि नहीं, खान साहब ने ये भी कहा कि मैंने सब पे नज़र रखी हुई है और मुझे पता है कि वो कौन है। और वो खान साथ-साथ उनकी सफाई शुरू कर देगा, ऐसी क्या बात है। हमारी तरफ से सेक्रेटरी जनरल साहब जाते हैं, वो जाके रिपोर्ट कर देंगे। उनको कुछ लोग हैं जिनके ऊपर शायद कोई खदशा-वदशा हो, अगर होगा, मेरे इल्म में नहीं है, अगर होगा तो वो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं जो उनके अपने लगाए हुए हैं, वो जाके उनको बता देंगे। और वो देखिए, मैं आपको बताऊँ शिफ़ा, हम्म। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ जी। ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 नंबर का 2 नंबर और 2 नंबर का 1 नंबर पूरा दिन उसे यही चलता रहता है जी। तो वो 10 देंगे, बट आगे वो लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर। वो सुनता है सारों की कहानियाँ, ये जो बड़ी एजेंडे में एजेंडे लेके सबकी सुनता कहानियाँ सबकी सुनता है। करता अपनी, ऐसा है। सरकार अपनी बिल्कुल ऐसे ही है। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ का मुंह तो नहीं रोक सकता, वो भी ठीक नहीं है जी, वो भी ठीक है। ठीक नहीं है। वो ਜਿਹੜਾ बैठा है ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ पता है, ये सारे उसके सामने ग्रो करके आए हैं। कौन सही क्या है। कार्रवाई डाल रहा है उसको ये भी पता है। सो बिल्कुल विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में, ना भी है और ना मुस्तकबिल में होगी। और वो खान ने ये बात बता दी है, लोगों के लिए अलार्म जो है वो खड़े हो जाने चाहिए कि भाई जी और अपनी विकटा दुरुस्त कर लो नहीं तो किसी और वाले से पै जाओगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वगास अकरम साहब। नाजरीन मौजूद थे, आपने शेख साहब को सुना, उनका वाजे ये प्लान जो पीटीआई का है वो फिलहाल सामने आया है एहतजाज के हवाले से, और वो यही है कि एहतजाज होगा, कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पर उसको इस्तेमाल करने की कोई टैक्टिक नहीं है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर एहतजाज होगा, इस मरतबा अपने अपने सूबों में होगा, उनके रीजनल हेड्स करेंगे, और इस्लामाबाद की कोई कॉल नहीं है। सो फिलहाल डी चौक फार्मूला जो पीटीआई हमेशा बल्कि ज़्यादातर ऑप्ट करती रही है, वो इस वक्त तक प्लान पर मौजूद नहीं है। जो प्लान है वो शेख साहब ने हमारे सामने रखा। अब देखते हैं कि एहतजाजी तहरीक कब से शुरू होती है, किस तरीके से होती है, कौन कौन उसको लीड कहाँ कहाँ करता है, आपके सामने वो खबरें लाते रहेंगे। प्रोग्राम में जिक्र उस इशू का कि पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान को जो दरपेश है और जिस पर हम गाहे बगाहे अपने इस प्रोग्राम में बात भी करते रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज। 2022 के सैलाब की तबाहकारियां सहने के बाद पाकिस्तान अब मुसलसल मौसमियाती तब्दीली की जद में है, और जिसकी अब एक वाज़ेह झलक हमें इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में आने वाले जो हालिया गर्द आलूद तूफ़ानों, जालाबारी और बारिश की शदीद स्पेल्स की शक्ल में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त हीट वेव्स, दरियाओं में तुग़यानी, फ्लैश फ्लड्स, खुश्क साली और लैंड स्लाइडिंग, हेल स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म्स, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी चैलेंजेस भी जो हैं दरपेश हैं, और ये बड़ा एक अहम ट्रेंड है जो कि इस वक्त देखा जा रहा है और क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान को अब इस अहम तरीन चैलेंज से कैसे निपटना होगा, कर सकते हैं, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर साहिबा, जो कि माहिर माहौलियात हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में एनरोल्ड हैं फॉर हर पीएचडी। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। मरियम, जो मैंने 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की नाजरीन के लिए, उनके दिल को लगी होंगी, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में आज भी एक जो है तूफ़ान आया और उसके बाद भी लोग जो है वो घरों में भागे, और एक परेशानी और एक कंसर्न बड़ी ज़्यादा जो है इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं। हीट वेव, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, हेल स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म्स, ये सारा पाकिस्तान में बहुत ही तवातुर के साथ अब तो देखने में आ रहा है। पहले कहीं कहीं होता था, साल 2 साल बाद आ जाता था, ये सारा का मतलब होता था। अब तो हर दूसरे हफ्ते या हर महीने में 3 मरतबा। ये ट्रेंड्स हमें क्या बता रहे हैं पाकिस्तान की क्लाइमेट की जो लैंडस्केप है उसके हवाले से? जी शिफा जो आपने डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनास बताए, आई थिंक रीज़न तो हम सबको पता है कि उसके पीछे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इंसानों की वजह से, जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हो रहे हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया में बाकी ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। पाकिस्तान कुछ रिन्यूएबल्स भी करता है, तो उसकी वजह से होते हैं।
लेकिन इसका जो ज़्यादा जो एग्रीवेट चीज़ करती है इन चीज़ों को, ऑफ कोर्स एक आपकी एमिशंस तो हैं ही, ग्लोबल वार्मिंग है ही, वो ये है कि आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं ग्राउंड लेवल पर। फॉर एग्जांपल आप देखें कि पाकिस्तान में आपने जैसे कहा कि हीट वेव्स के फिनोमेना हो रहे हैं, जो कि आगे मजीद जो है वो इंटेंस किस्म के होंगे और प्रोलॉन्ग हीट वेव्स भी होंगी। तूफान जिस तरह से आ रहे हैं, बारिशें अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, फिर गर्मियाँ आती हैं तो हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस के चैलेंज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। कुछ तो आप कहें कि कैपेसिटी बिल्डिंग का भी आप देखें कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में रेलिवेंट लोग नहीं एक्सपर्टीज़ के बैठे होते, तो वो उस तरह से मैनेज भी नहीं कर पाते होते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। आई डोंट नो कि मैं इसका सिरा कहाँ से पकड़ूँ, सोल्यूशन कहाँ से, बट अंडरलाइन कॉज इसकी ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे हमें चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो पॉलिसीज रिलेटेड हैं, चाहे वो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है पॉलिसीज की फॉर्म में या इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में, ना तो वो हो रहे हैं और ना ही जो ग्लोबल लेवल पे जो डेवलप ममालिक है जिन्हें कंट्रीब्यूट करना है ना सिर्फ फाइनेंसिस में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो कि 2035 तक हर साल ट्रिलियंस में पैसा जो है वो जमा करना था डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स शामिल बिल्कुल। है। ना वो हो रहा है, ना आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस तरह से हो रहा है, ना जो है वो पाकिस्तान उस तरह से काम कर रहा है इन ममालिक के साथ मिलके। और फिर अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ कोर्स यूएस की गवर्नमेंट में जो चेंज आया उसकी वजह से पेरिस एग्रीमेंट से उन्हें विड्रॉ कर लिया है यूएस गवर्नमेंट ने। तो इसका मतलब ये है कि जो यूएन के इदारे थे उसमें जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता था रिसर्च रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कुछ हद तक यूएस की तरफ से, वो अब नहीं होगा। अच्छा तो मरियम, बिल्कुल। इस और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो फॉसिल वो भी होंगे, तो जो ग्लोबल लेवल पे फिर एमिशंस हैं वो यूएस की तरफ से मजीद बढ़ेंगी। दैट मीन्स कि पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी इंक्लूडिंग बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं भी ज़्यादा से आने वाले आएगा। समय में मिलेगा। अच्छा, अब अगर जी। हम पाकिस्तान की बात करें, वो तो आपने बता दिया कि भाई जो दीगर ममालिक में हो रहा है उसका इम्पैक्ट या उसका ब्रंट जो है पाकिस्तान फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज के जो भी चैलेंज है उसके तनाजुर में। ये बताइए मरियम कि क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की भी बहुत बात हो रही है, ये भी एक नया सब्जेक्ट बन के उभरा है दुनिया में। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में क्या खामियां हैं कि चीदा चीदा कोई नुकात अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें हमने कर लेनी थी लेकिन वो आज तक हम कर नहीं पाए, वो क्या हैं? जी, सबसे मेजर फैक्टर जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, आप देखें कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स हमारी ऐसी हैं जो आइडियली तो 5 साल के लिए सेलेक्ट होती हैं, लेकिन वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती हैं। अब इसका नुकसान ये होता है शिफा के एक गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई है, वो शुरू में कुछ अरसा लेते हैं एडजस्ट होने में, समझने में, पॉलिसीज बनाने में, और पॉलिसी बन के जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो तब वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी सीट पे रहती ही नहीं है। फिर अगली गवर्नमेंट आ जाती है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे जो बहुत सारे हमारे इकदाम हैं जो शुरू होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और उसका इम्पैक्ट आपको उस तरह से मिलता नहीं है। दूसरा जो है वो कुछ हद तक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पर फोकस क्लाइमेट चेंज उस तरह से रहता नहीं है। हालांकि आप देखें कि जो फ्लडिंग हमारी बार बार आती है, आप ग्लेशियर्स जो आपके मेल्ट हो रहे हैं नॉर्थ में 5 से 7 इंचेस जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं एक्सेलरेटिंग रेट से, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहाँ कम्युनिटीज़ की। आप इंडस रिवर का जो इशू है हमारा इंडिया के साथ जो हमेशा से होता रहा है, अब जो पॉलिटिकल टेंशन उसके ऊपर भी बनी हुई है। वाटर स्टोरेज रिलेटेड आप देखें कि जो आपके किस तरह के इकदाम होने चाहिए थे, जो डैम्स की क्लीनिंग और उसके अलावा जो मिनी डैम्स कंस्ट्रक्ट करना या रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना या कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि अच्छा पानी अगर बरसात में काफ़ी बारिश हो रही है तो किस तरह से पानी वो कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको सिंपल तरीकों से साफ सही कर है। सकते हैं। इस तरह का कोई आपको मैकेनिज्म मिलता नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेशन का इशू भी आपको नज़र आता है क्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उनके गोल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप देखें कि जो एनर्जी रिलेटेड आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम एनर्जी, उनके डिफरेंट आपको गोल्स नज़र आते हैं, वो फॉसिल फ्यूल की तरफ आपको या थोड़ा बहुत रिन्यूएबल की तरफ मूव होते नजर आते हैं। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की तरफ देखें तो उनका गोल क्लाइमेट चेंज को लेकर होता है कि एमिशन रिड्यूस करनी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं आप उनको देखें कि उनके अपने कहने का मकसद ये है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं आपस में वो उनके जो गोल्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे से गोल्स बना रहे होते हैं। आप देखें कि सही। तो अब आने वाले हमारी दिनों में
मरियम, आने वाले दिनों में क्विकली बताइए कि पाकिस्तान के तनाजुर में मौसमियाती तब्दीलियों में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें ज़्यादा नज़र आने लग जाएंगे। ओले तो हैं कि इस्लामाबाद में तो ये तीसरी बारिश हो गई पिछले 2 महीनों में, जिसमें हर बारिश के साथ अब ओले आते हैं, पहले बारिश होती थी सिर्फ। जी, बिल्कुल शिफ़ा अभी चूँकि गर्मियाँ आने वाली हैं, आप देखें कि एक तो फ्लडिंग का ख़तरा हमें होता है, जो ग्लेशियर मेल्टिंग आपकी हो रही है, एक फैक्टर वो है। इसके अलावा बरसात में जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो इंडिया कहता है कि पानी नहीं देगा, लेकिन उनको खोलना पड़ेगा बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो फ्लडिंग के ख़तरे इंडस रिवर के थ्रू जो हमेशा से डिफरेंट इलाकों में सदर्न पंजाब और सिंध के कुछ इलाके होते हैं, वो सैलाब में आते हैं। एक तो वो ख़तरात आपको हैं। इसके अलावा जो हीट वेव्स आपकी हैं, वो आपके ज़्यादा दिनों के लिए और ज़्यादा अरसे के लिए आपकी रहेंगी। आप देखें कि जो स्प्रिंग का सीज़न था वो ना होने के बराबर था, और जो ड्यूरेशन था उसमें वो यालाबारी की वजह से बिल्कुल ख़त्म होके रह गया। इसी तरह आप देखें कि हीट वेव्स के फिनोमेना, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना जैसा आपने मेंशन किया, चूँकि हमारे शहरों में हमारी अर्बन प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। दरख्त नहीं है, और दरख्तों की जो रूट्स होती हैं वो आपके पानी को रोकती हैं बिल्कुल। सैलाब आने से, ज़्यादा नुकसान करने से। तो आपके अर्बन फ्लडिंग के काफ़ी ज़्यादा खतरात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ख़राब ही रहेगा, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम पाकिस्तान में उस तरह से हो नहीं रहा है उसकी एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, तो वो भी ठीक है। लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इसी तरह ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमी और हेल्थ के ऊपर इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट करेंगी। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मरियम शब्बीर साहिबा। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी, अनकरीब डॉक्टर हो जाएंगी और अपनी मुकम्मल कर लेंगी। ऑल द बेस्ट मरियम फॉर दैट। नाजरीन जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि हुकूमत कुछ करे ना करे, कोई कुछ करे ना करे, दरख्त लगाइए दरख्त। ये काम आप खुद कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, और वो भी आज लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी 4-5 साल बाद आएगा, जब वो एक तनावर दरख्त की शक्ल में वो छोटा सा पौधा जो सैपलिंग आप लगाएंगे वो बनकर उभरेगा और निकलेगा ज़मीन से बाहर। तो दरख्त लगाइए, दरख्तों का लगना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसको तो शायद हम उस तरह से रोक ना पाएँ, लेकिन अपना हालात तो खुद इंसान के हाथ में होते हैं, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। सो प्लांटेशन करें जितनी ज़्यादा हो सके, दरख्तों की कटाई पर आवाज़ उठाएं। जहाँ पर आप कोई गवर्नमेंट का इदारा देखते हैं, कोई प्राइवेट बिल्डर देखते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त कटाई की जा रही है, उसके ऊपर आवाज़ उठाइए, अपने डीसी एसी को जाकर बताएं कि भाई फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बंदा दरख्त काट रहा है। ये जुर्म है पाकिस्तान के अब कानून के मुताबिक, आप आराम से बड़े दरख्तों को नहीं काट सकते। सो ये आपको पता होना चाहिए। दरख्त उगाइए और अपनी माहौलियात को बेहतर बनाइए। अब प्रोग्राम में हम हालिया पाक भारत अस्करी तनाव और 10 मई को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिए जाने के अमल के उस एक्सक्लूसिव एंगल की बात करेंगे जो कि इससे पहले मीडिया पर डिस्कस नहीं हुआ, और वो एक ऐसे डिजिटल हथियार से मुतल्लिक है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसको पहली बार किसी अस्करी इंगेजमेंट में इस्तेमाल किया गया है। ये हम जानते हैं कि पाक फ़ज़ाइया की रिवायती जंग में 6-0 की बर्तरी भारत के ऊपर जो है वो तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आई, और साथ ही बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के ज़रिए अहम भारतीय अस्करी तनसीबात, रेडार्स और डेटा को न सिर्फ हैक किया गया बल्कि उनको वक्ती तौर पर गैर फ़ाल भी बना दिया गया। ताहम 10 मई को पाकिस्तान की जानिब से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अटैक यानी कि ओसेंट का हथियार भी भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया। अब ये है क्या? डिजिटल इंफॉर्मेशन और साइबर स्पेस टूल्स का एक हाइब्रिड है, और जिसके ज़रिए दुश्मन या किसी मखसूस शख्स और इदारे के बारे में पहले तमाम मालूमात मुख्तलिफ ओपन डोमेन से इकट्ठी की जाती हैं, और फिर उन मालूमात को इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की शक्ल देकर अपने टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और आसान अल्फाज में अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं तो पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से एरियल सर्वेलेंस के ज़रिए भारतीय फ़ौजी तनसीबात की CCTV फुटेज को पहले हैक करना, और फिर उसी हैक की गई फुटेज को साइबर हमले के ज़रिए भारतीय तनसीबात पर लगे कैमरों पर चला देना। यानी भारत को ये पता नहीं चला कि उसकी अस्करी तनसीबात जो हैं उनके कैमरे न सिर्फ हैक हो चुके हैं, बल्कि उन पर जो नज़र आने वाला मंजर है या रिकॉर्डेड जो फुटेज चल रही है वो रिकॉर्डेड है, और उनको ऐसा लगा कि ये रियल टाइम फुटेज उनको नज़र आ रही है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान अपने हमले की कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। अब ओसेंट कितना मौसर हथियार है और ये कैसे काम करता है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया साइबर वॉरफेयर में, और ये कितनी कामयाबी हासिल कर चुका है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयाब अहमद, जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अटैक जो है, इसके बारे में कुछ मालूमात तो हमने जो इकट्ठी की वो हमने नाजरीन के सामने रख दी। आप हमें इसके हवाले से इब्तदाई तौर पर क्या बता सकते हैं, ये किस तरह से काम करता है और पाकिस्तान ने इसके हवाले से किस तरह से कामयाबी हासिल की साइबर वॉर फ्रंट या साइबर वॉरफेयर के तनाजुर में? देखिए जी, मैं इस पे सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये जो साइबर अटैक्स या
ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अटैक होता है। ये इससे पहले एस्टोनिया एक कंट्री यूरोपियन कंट्री है जिसमें एस्टोनिया और रशिया जो है वो ये चीज़ यूज़ हुई थी और रशिया ने पूरी एस्टोनिया को जो है वो जैम कर दिया था थ्रू देयर साइबर अटैक। उसके बाद ये अभी देखने को मिला, बट ये एक डिफरेंट केस स्टडी है। जो इंडिया पाकिस्तान मिली ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये एक बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट केस स्टडी ऐसे है कि जो ओएसआईएनटी ऑपरेशन, जो ओसेंट ऑपरेशन जो है वो या ओसेंट अटैक पाकिस्तान ने किया है, बेसिकली डिफरेंट ऐसी है कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके सिटीजन्स की जानिब से या उनकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या जो उनकी फौजी जिस तरह के आपने बोला जी, फौजी तनसीबात पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, वो वहाँ से फुटेज हम जो है वो गैदर का इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे किया गया कि जिस रात हमला हुआ, जिस रात पाकिस्तान ने हमला भारत पर किया, उसी रात जो हमारे साइबर वॉरियर्स थे, उन्होंने जितनी फुटेजेस थी उस वॉर के दौरान की, वो तमाम कंपाइल कर ली, वो तमाम उन्होंने एक जगह इकट्ठी कर ली और उसमें ये हुआ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया ने फ़ौरन कहा जी कि राफ़ेल नहीं गिरा। हमने जो है वो बठिंडा में जब राफ़ेल गिरा हुआ है, उसकी फुटेज निकाल के उसकी जो है वो तमाम जो साइबर अकाउंट्स हैं उनको फीड की और वो पूरी दुनिया ने देखा परसों रात को स्पेशली। जंग की रात को वो ज़रूर गया, लेकिन बेसिकली इतने इतने हेवी अमाउंट में बम्बार्ड करते हैं इनको, इन वीडियोज़ को, इन फुटेजेस को, कि वो एक पूरे वर्ल्ड में उसका परसेप्शन चला जाता है जी कि ये चीज़ एक्चुअली ऐसे हुई है जिसकी इंडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो एक्चुअली इसको ओसेंट अटैक के बजाय काउंटर ओसेंट अटैक जो है वो कहा जा सकता है कि हमने इसका बेसिकली एक काउंटर तैयार करके रखा हुआ था, जो कि हमने परसों रात को, कल रात को और आज रात को हम इस पे अभी फैलाई जा रहे हैं इसको, अच्छा, इस पे काम हो रहा है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन की एक भारी तादाद उसको गैदर करके और उसको उनके ऊपर बम्बार्ड कर दिया जाता है ताकि उनको कंफ्यूजन हो या आपका नैरेटिव वहां पर चला जाए, या इस किस्म की यही बात हम कर रहे हैं ना? जी, एक तो वो भी कलेक्टिवली वीडियोज़ जो हैं उनको भी कर दिया जाता है। फिर दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब जिस तरह के आपको पता है कि इंडिया ने अपनी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वॉर के दौरान, कि इंडिया ने हमारे एक्स अकाउंट्स इंडिया में काफ़ी सारे बैन कर दिए थे। हमने ये किया कि हमने थ्रू अवर एनोनिमस मीन्स, अब उस चीज़ को हम ऑब्वियसली उस तरह से बता तो नहीं सकते, लेकिन हमने डिफरेंट कंट्रीज़ को यूज़ करते हुए, और हो सकता है कि वो इंडिया के अंदर भी कुछ अकाउंट्स ऐसे चल रहे हों कि वहाँ से हमारा जो नैरेटिव फ्लोट हुआ, ये जो परसों रात को हमने ओसेंट अटैक किया है, वो इट वाज़ नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वो हमने थ्रू वेरियस कंट्रीज़ जो है वो अकाउंट्स यूज़ करके हमने वो इन्फॉर्मेशन इतनी फीड की और उसमें ये हुआ कि जो भारत के, जो इंडिया के जो जो मीडिया चैनल्स थे, जो उनके एक्स अकाउंट्स थे, जो कि डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, वो हमारा ये नैरेटिव इंडिया तक नहीं पहुँचा, हमारा ये नैरेटिव यूएस में गया, हमारा ये नैरेटिव यूएन के ऑफिस तक गया, हमारा ये नैरेटिव जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में गया कि भई हमने पाकिस्तान ने किस साइट पे हमला किया, किस जगह पर, किस टाइम पर, वो हर चीज़ जो है वो विद टाइम, विद लोकेशन, और जिसमें इंडियन अच्छा, सिविलियंस ठीक है। जो हैं वो बता रहे हैं इस चीज़। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने तो ओसेंट अटैक जो है वो इस्तेमाल कर लिया और हमने अपना जो एक ऑब्जेक्टिव रखा था वो हमने उससे अचीव कर लिया, और अब इंडिया को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान ने ये OSINT टेक्नोलॉजी या अटैक जो है इस नौइयत का इस्तेमाल किया है। अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब इंडिया इसके लिए ख़ुद को आगे के लिए तैयार कर लेगा, क्योंकि ये उसकी एक वीकनेस थी जो उधर से स्पॉट हो गई और हमारा अटैक जब साबित हो गया कि भाई हमने उधर अटैक कर लिया और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तो अब इंडिया इसके लिए अपना काम शुरू कर देगा। अब हम इसको या इस कैपेबिलिटी, इस कैपेसिटी को अपनी किस तरह से और इन्हांस करेंगे, और ताकि आगे आने वाले वक्तों में इंडिया फिर उसका तोड़ ना कर सके जब हम उसको अप्लाई करेंगे इंडिया के ऊपर? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इंडिया ने जंग की रात को भी, उससे नेक्स्ट डे भी और कल रात को भी इंडिया ने बहुत कोशिश की कि वो इस साइबर अटैक का काउंटर कर सके, बट वो काउंटर नहीं कर सका। उनके जो है वो काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं वो ट्वीट करते रहे कि आज रात जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। ये कल रात की बात है कि पाकिस्तानियों आज सोना नहीं, ये वो इस तरह की ट्वीट्स आई, बट फुटेजेस के साथ, प्रूफ्स के साथ, इंडिया कुछ नहीं कर सका। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी
हमारे एंड से जो अब स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के एंड से होनी चाहिए, जो कि एक अवेयरनेस मैसेज भी है कि अब मोदी ने, आपने देखा होगा कि उसने स्पीच में ये कहा कि नौजवानों आगे बढ़ो, नहीं तो मेरी गोली भी है। तो इसमें अवेयरनेस का मैसेज साथ-साथ ये है कि हम लोग जिस तरह से जंग में यूनाइटेड थे, हम लोग ने जिस तरह यूनाइटेड होकर सोशल मीडिया के ऊपर या साइबर वॉरफेयर के अंदर अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया है पूरी कौम ने, सही तो है। इसी तरह हमने रहना है। अच्छा, अब ये बताइए आप फाइनली कि इस अब ये एक टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब इसकी मज़ीद फर्दर किस किस्म की आप इनोवेशंस देख रहे हैं आगे आने वाले वक्तों में, ये और किस किस तरीके से कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, ये तो बेसिकली अब ये तो बड़ा एक सिंपल सा जो है ना वो एक अटैक था, ओसेंट अटैक हो गया या आपकी साइबर अटैक, जिस तरह से हमने पाकिस्तान ने जो है वो उनके हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हैक किया, 70% जो है वो हैक कर लिए। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट फेजेज़ हैं वो आपका जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस वाला सिस्टम होता है वो, आपकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट के हैंडल्स होते हैं वो, और इसके अलावा जो अहम तनसीबात होती हैं जो कि थ्रू दिस इंटरनेट और साइबर ऑपरेट कर रही होती हैं, वो जो है ना वो निशाना बनाई जा सकती हैं बहुत ईज़िली थ्रू दी साइबर हैकर्स एंड साइबर वॉरियर्स। तो उस चीज़ पे जो है वो अब एक्सपेक्टेड है कि हम भी उस साइड पे जा सकते हैं और उनकी तरफ से काउंटर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आगे जो है आने वाली मेजर चीज़ जो हमने पिछली केस स्टडीज़ में भी देखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस है सबसे बाद में जाकर फिर उनको अटैक किया जाता है थ्रू एंगेजिंग दीज़ साइबर हैकर्स। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अयाब अहमद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अयाब अहमद ने बड़े डिटेल और तफसील से ये आगाह किया, लोगों को बताया, हमें समझाया कि ओसेंट अटैक्स या ओसेंट वॉरफेयर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कि किस तरीके से अब ये वाली जो एक साइबर वॉरफेयर है वो खेली जाती है। असल गेम यहाँ पर भी होती है, ये नहीं है कि सिर्फ ज़मीनी या फ़ज़ाई है। हैकर्स होते हैं और दुश्मन की जो भी जिस किस्म की तनसीबात हैं, या जिस तरह से हमने आपको इब्तदाइया में एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल देके, तो उस किस्म की आने वाले वक्तों में अब मज़ीद ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाती है, कहाँ तक पहुँचती है, और हम आने वाले वक्तों में और किस किस्म की टर्मिनोलॉजी सुनते हैं साइबर वॉरफेयर के हवाले से आपको भी आगाह रखेंगे। सो आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।